Hello everyone. Let me give you one very simple statement. You know what? When you type this one line, insert into add events, and you are passing some values, looks very simple, right? But behind the scene, ClickHouse does something which is very interesting. And it happens even acknowledges your insert query. It stores your data, it divides into multiple chunks, multiple blocks, it builds index on top of it, it compresses every column separately, it writes multiple files to the disk, and it does all of these things before sending you a success response. And then in the background, it keeps reorganizing your data continuously to make sure your future reads are as fast as possible. Today, we are going inside the ClickHouse Write engine, and by end of this video, you will understand almost 6 points, which I'm keeping as a goal of this video as well. Like what exactly gets created on disk when you insert data. Next, B, what a part, granule, and mark file is. The next point, how the primary index is built during write time. Next, how the background merge process works. Next point, what happens when someone reads the data while a merge is happening. And in the last, we will see some golden set of rules for writing to ClickHouse efficiently. This is video number 2 of the ClickHouse deep dive. If you haven't watched my video first, watch that first. Link is already given in the description. And let's go to the next chapter, chapter 1, where we will quickly recap our video number 1 and we'll do some table setup. So if I will quickly recap the video first, ClickHouse stores data column by column, and each column is a separate file on disk. This is why reads are so fast in ClickHouse. Now, in this video, we will focus more on the right side. So उसके लिए एक काम करते हैं, एक टेबल लेते हैं जो across the पूरे के पूरे वीडियो में हम सेम टेबल को यूज करेंगे. So I'm going to create one table which is add event. I'm running this the whole create table statement. So अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, so मैंने क्या किया है, create table add events. Add events हमारा टेबल का नाम हो गया. और add events जो मैंने टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं 4 कॉलम का यूज कर रहा हूँ. इवेंट टाइप, पब्लिशर, कंट्री, रेवेन्यू. दैट मीन्स कि टेबल जो हमारा एड इवेंट्स है उसके अंदर में 4 कॉलम है, ठीक है, दैट लुक्स गुड. बट उसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ और चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, लाइक इंजन इक्वल टू मर्ज ट्री. अब इंजन इक्वल टू व्हाट इट मीन्स ऑफ मर्ज ट्री वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा. बट उसके अलावा अगर 2 चीज और आपने नोटिस करा हो तो आई एम यूजिंग पार्टीशन बाय एंड ऑर्डर बाय. नो, पार्टीशन बाय इज समथिंग, नाम से क्लियर हो रहा है राइट, कि आपका डेटा लुक्स पार्टीशन बाय. मतलब ये जो इवेंट टाइम है ना, उसका यूज करके आपका डेटा पार्टीशन होगा. पार्टीशन मतलब फोल्डर्स बनेंगे. अभी इवेंट टाइप कैसे हम यूज कर रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो मंथ वाइज बेसिकली इवेंट टाइप को कर रहे हैं. दैट मीन्स कि जो फोल्डर बनना है वो मंथ वाइज बनना है. जैसे मार्च का एक फोल्डर बन गया, अप्रैल का एक फोल्डर बन गया. नाउ डेटा आपका जो पार्टीशन होगा वो बेस्ड ऑन आपका मंथ, किस जो आपका डेटा है वो किस मंथ का है उसके हिसाब से आपका डेटा पार्टीशन होगा. लुक्स गुड. नाउ इसके अलावा ऑर्डर बाय इवेंट टाइम एंड पब्लिशर, इसका मतलब जो आपका एक पार्टीशन है उसके अंदर जो आपका डेटा एग्जैक्टली रखा जाएगा. अब डेटा अल्टीमेटली क्या रखना है, डेटा तो हमें यही 4 फील्ड रखनी है, इवेंट टाइम, पब्लिशर, कंट्री, रेवेन्यू. बट ये डेटा एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर कैसे रखा जाएगा, तो इट विल बी बेस्ड ऑन इवेंट टाइम और पब्लिशर के बेसिस पे हम डेटा को सॉर्ट करेंगे पहले. देन उस सेम ऑर्डर में, उस सॉर्टिंग ऑर्डर में हम एक पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर में डेटा को स्टोर करेंगे. सो दिस इज समथिंग कि आपका टेबल, क्या टेबल हम क्रिएट करने वाले हैं जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा राइट फ्लो समझने वाले हो. आई थिंक इतना क्लियर हो गया. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, द इंसर्ट जर्नी. सो दोस्तों अब हम थोड़ा देखते हैं इंसर्ट जर्नी हमारी कैसे दिखती है ClickHouse में. सो थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने पूरी की पूरी जो इंसर्ट जर्नी है ना उसको मैंने थोड़ा यहाँ पे स्टेप डाउन कर दिया है, ताकि मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो पूरी की पूरी चीजों को लिस्ट डाउन करने में, और ये वीडियो का लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए. सो देखिए अब हमें ज्यादा फोकस करना है कि इंसर्ट जर्नी हमारी कैसे दिखती है. सो इंसर्ट जर्नी का मतलब, लेट सपोज आपको क्या करना है, आपको कुछ n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है ClickHouse के अंदर में. दैट मीन्स कि फिर आपने इंसर्ट इनटू एड इवेंट्स वैल्यू एंड देन फिर आपने कुछ 10,000 लेट सपोज रिकॉर्ड्स को आपने इंसर्ट करने का ट्राई करा. ये कहां पे ट्राई करा आपने इंसर्ट करने का, ClickHouse में डेफिनेटली. सो एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे ही आपने ये इंसर्ट क्वेरी एंटर करी ना ClickHouse में जाने के बाद में, ClickHouse आपका ये पूरी की पूरी जो वैल्यूज है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे रखता है, एग्जैक्टली हम वही देख रहे हैं भाई इसमें. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस द मोमेंट यू हिट द एंटर. सो देखो सबसे पहला स्टेप ClickHouse करता क्या है, डेफिनेटली ClickHouse विल रिसीव योर डेटा. अब तुम्हारे पास डेटा, तुमने एक बार में कितना भेजा, लेट सपोज तुमने कुछ 10,000 रोज को एक बार में तुमने भेजा है ClickHouse के पास में. अभी ClickHouse करता क्या है, सो देखो जब तुमने एक टेबल क्रिएट करा था तो नोटिस करने वाली बात ये थी कि तुमने इंजन टाइप चूज करा था मर्ज टाइप, मर्ज ट्री, एंड पार्टीशन बाई तुमने चूज करा था, इवेंट टाइम को तुमने मंथ वाइज कन्वर्ट करा था, उसके हिसाब से पार्टीशन बाई चूज करा था.
और ऑर्डर बाई तुमने चूज करा था इवेंट टाइम और पब्लिशर के बेसिस पे। दैट मीन्स कि जैसे ही 10,000 रिकॉर्ड्स आपके क्लिक हाउस के पास जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक हाउस क्या करेगा, आपके 10,000 रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करेगा। सॉर्ट करेगा किस बेसिस पे, जो भी आपने ऑर्डर बाई की यूज करा हुआ है। एक और चीज दोस्तों मैं आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे प्राइमरी की का भी कॉन्सेप्ट होता है, बट प्राइमरी की एंड ऑर्डर बाई की बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। जैसे हम बाकी के किसी भी अदर डेटाबेसेस में प्राइमरी की के बारे में हम समझते हैं कि यार प्राइमरी की मतलब आप उस की का यूज करके क्या करते हो, बेसिकली आप यूनिकनेस डिफाइन करते हो कि यार पूरे के पूरे टेबल में ना, बाय यूजिंग ऑफ दैट की आई विल यूनिकली आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट रो। बट इन अवर क्लिक हाउस इट्स नॉट द सेम सिचुएशन। प्राइमरी की यहाँ पे एग्जैक्टली यूज होता है जस्ट लाइक ऑर्डर की। यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप प्राइमरी की यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो मैं अभी ज्यादा उस पर बात नहीं करता हूँ। व्हाट आई मीन टू से कि जो भी आप प्राइमरी की ऑर्डर बाई की का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो अपने क्लिक हाउस के टेबल क्रिएशन के टाइम पे, उसका यूज करके क्लिक हाउस आपके डेटा को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट करता है। अब ये सॉर्ट क्यों करता है हम देखेंगे। सो लेट्स सपोज आपने जो 10,000 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करा था, उसमें चूंकि हमने ऑर्डर बाई लगाया है इवेंट टाइम और पब्लिशर के बेसिस पे, और हमारे पास कोई प्राइमरी की टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास डेटा पहले लेट्स सपोज कुछ इस टाइप का दिख रहा था, कुछ ऐसे मिक्स करके हमने डेटा को इंसर्ट करा था, तो क्लिक हाउस क्या करेगा, इवेंट टाइम और पब्लिशर के बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को सॉर्ट करेगा। और आफ्टर सॉर्ट लेट्स सपोज तुम्हारा कुछ डेटा इट विल लुक लाइक दिस, जहां पे मैंने थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए केवल 4 ही रिकॉर्ड्स लिए हैं, बट आप ऐसा सोच सकते हो कि सेम चीज सेम सॉर्टिंग आपकी अप्लाई हुई है ऑन ऑल द 10,000 रिकॉर्ड्स। ठीक है, द क्वेश्चन इज कि यार सॉर्टिंग क्यों कर रहे हैं। अब देखो सॉर्टिंग जैसे ही करोगे ना, सो एक्चुअली तुम बहुत सारी चीजें आसान कर रहे हो क्लिक हाउस के लिए सॉर्टिंग करके। जैसे ही सॉर्टिंग होती है, सॉर्टेड डेटा के ऊपर कंप्रेशन बहुत ही अच्छा परफॉर्म होता है। क्यों परफॉर्म होता है, बिकॉज जैसे आपने सॉर्टिंग करी तो उस पर आपको पता है कि यार फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 ये आपका एक साथ आ गया, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि यार 1 3 मतलब नेक्स्ट 3 बार या 5 बार जब भी आपका 1 आएगा ना, वो आप उसको 1 ही कंसिडर करो। व्हाट आई मीन टू से इज जैसे आप सॉर्टिंग करते हो उसके बेसिस पे आप कुछ अलग अलग टाइप का कंप्रेशन लॉजिक लगा सकते हो। दैट मीन्स कि आप अपने डेटा साइज को जो डिस्क में रखने वाले हो उसको कंप्रेस अच्छा कर रहे हो। इसका मतलब जो आपका डेटा काफी ज्यादा स्पेस ले रहा था किसी अदर डेटाबेसेस में, क्लिक हाउस में आपने बेटर कंप्रेशन लॉजिक का यूज करके अपने डेटा को कंप्रेस कर दिया, कम स्पेस डिस्क में लिया। ठीक है, सो सॉर्टिंग एक्चुअली हेल्प्स टू कंप्रेस योर डेटा बेटर, दैट इज वन थिंग। उसके अलावा जो आप सॉर्टिंग करते हो ना, उसके बेसिस पे जो आपका इंडेक्सेस बनते हैं, मैंने बताया था स्पार्स इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। स्पार्स इंडेक्स का कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने बताया था कि यार जो हम इंडेक्स बना रहे हैं, इंडेक्स मतलब ये हमारे पास बुक है जिसमें लेट्स सपोज 1,000 पेजेस हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इस 1,000 पेजेस का जो हम इंडेक्स मेंटेन कर रहे हैं वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जो हमारा चैप्टर का साइज है हम कितना रख रहे हैं। अगर चैप्टर का साइज बहुत छोटा छोटा रखेंगे, दैट मीन्स लेट्स सपोज एक चैप्टर का साइज हम एक पेज का ही रखते हैं, दैट मीन्स ये इंडेक्स जो आप बनाने वाले हो ना भाई, इसमें टोटल 1,000 रिकॉर्ड्स होने वाले हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको रीड करना है, डेफिनेटली आप पहले इंडेक्स फाइल को रीड करोगे, इसका मतलब 1,000 रिकॉर्ड रीड कर रहे हो। क्या ये बेटर है, या आप बोलो कि यार नहीं, जो चैप्टर का साइज है ना वो मैं कुछ लेट्स सपोज 10 पेज का रखता हूं। जैसे ही आपने बोला कि यार चैप्टर का साइज 10 पेज का रखना हो, दैट मीन्स इंडेक्स के अंदर में जो आपकी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे वो कुछ 100 होंगे। दैट मीन्स कि आपको रीड के टाइम पे अब 100 रिकॉर्ड्स ही पढ़ने हैं, और उसी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि यार मुझे किस चैप्टर को पढ़ना है। आई थिंक अब मैं थोड़ा ज्यादा इस पर डीप नहीं जाता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इसको और डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं डाउन द टाइम। ठीक है, सो स्पार्स इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सॉर्टिंग की वजह से हम उसको अचीव कर पाते हैं। नाउ मर्जिंग जो आपकी होती है वो काफी फास्ट हो जाती है। सो देखो अगर आपका डेटा सॉर्ट फॉर्मेट में रखा हुआ है, दैट मीन्स कि जब आप आपका बैकग्राउंड में, बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा है कि यार क्लिक हाउस क्या करता है, मैं अभी नीचे एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, बट क्लिक हाउस क्या करता है बैकग्राउंड में मर्ज प्रोसेस भी चलाता है। क्योंकि जब हमने टेबल क्रिएट किया था उसमें हमने एक इंजन चूज किया था, लाइक इंजन इक्वल टू मर्ज ट्री। दैट मीन्स क्लिक हाउस को हम बता रहे हैं कि जो अपना बैकग्राउंड का जो इंजन है ना वो मर्ज ट्री यूज करो, मतलब डेटा को कहीं ना कहीं मर्ज करता है। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स के बाद में। बट वो जो मर्जिंग का लॉजिक है ना वो काफी फास्ट हो जाता है, बिकॉज आपका डेटा सॉर्टेड होता है। सो समझ में आया क्या, वाई वी आर सॉर्टिंग, वाई क्लिक हाउस इज सॉर्टिंग योर डेटा ड्यूरिंग योर राइट टाइम, राइट फ्लो। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, हमने सॉर्ट कर लिया दैट मीन्स कि डेटा हमारा सॉर्टेड फॉर्मेट में आ गया। अब डेटा जैसे ही आपका सॉर्टेड फॉर्मेट में आता है ना, हम उसको मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे कि यार एक मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, बट वो चैप्टर की जो साइज होगी ना वो हम लोग बहुत ग्रैनुलर, बहुत छोटा नहीं रखेंगे, कुछ हम लोग अच्छे साइज का एक चैप्टर की साइज रखेंगे ताकि हमारी जो रीड है वो बहुत फास्ट हो जाए। तो व्हाट क्लिक हाउस पीपल दे कम अप विथ सम नंबर
कि यार जो एक चैप्टर की जो साइज है दैट वी विल कीप एज अ 8192, और ये जो 8192 रिकॉर्ड्स का जो चैप्टर या बोले तो एक साइज रखा है ना उन्होंने चैप्टर का साइज, उसी 8192 ग्रुप ऑफ रोज को वी आर कॉलिंग एज अ ग्रैनुअल। ग्रैनुअल मतलब उन्होंने हर एक चैप्टर का साइज फिक्स कर दिया 8192 रो एक चैप्टर के अंदर में या एक ग्रैनुअल के अंदर में रहेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई 8192, व्हाई नॉट 10,000, व्हाई नॉट 1000? सो फ्रेंड्स, उन्होंने आई एम होपिंग कि उन्होंने कुछ बैकग्राउंड में कुछ उन्होंने पीओसी करा होगा, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर का साइज रखने के बाद उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस इवोल्यूशन किया होगा एंड देन दे कम अप विद दिस नंबर कि यार 8192 इज द बेस्ट नंबर, और इसी के साथ हम जाते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा हम अब अंदर नहीं जाते। सो यू गॉट माई पॉइंट राइट, कि जो भी आपका सॉर्टेड डेटा है उसको हमने डिवाइड्स करा मल्टीपल स्मॉल चंक्स, बट वो स्मॉल चंक्स ऐसा नहीं कि एक एक रो का आपने स्मॉल चंक्स बनाया है, उस स्मॉल चंक्स की साइज आपकी 8192 रिकॉर्ड्स को आपने एक चंक्स में रखा विच इज वी आर कॉलिंग एज अ ग्रैनुअल। ठीक है, सो डिवाइड्स इनटू ग्रैनुअल। अब आपका डेटा मल्टीपल ग्रैनुअल्स में आ गया है। नाउ आप उस ग्रैनुअल वाले डेटा को आप अपने डिस्क में रखते हो। अब इसको और थोड़ा अंदर समझते हैं, बट आपको समझ में आ गया व्हाट इज ग्रैनुअल। सो ग्रैनुअल इज नथिंग बट द चैप्टर साइज। ठीक है, सो अब नेक्स्ट व्हाट इज ग्रैनुअल। सो ग्रैनुअल इज अ ग्रुप ऑफ 8192 रो। आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया, दैट मींस ये क्या हो गया। ठीक है, दैट इज 8192 रो इज इक्वल टू वन ग्रैनुअल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि यार अगर लेट्स सपोज मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड्स थे, 10,000 रोज थे, इसका मतलब अगर इस पूरे रिकॉर्ड्स को मुझे ग्रैनुअल में डिवाइड करना होगा तो मुझे कितने ग्रैनुअल्स, कितने चैप्टर्स की जरूरत पड़ेगी। यू विल से कि यार 1.22 आ रहा है, दैट मींस कि एक बड़ा सा चैप्टर होगा जिसमें 8192 रिकॉर्ड्स होंगे, और एक और चैप्टर होगा जिसके अंदर में मे बी हमारा इतना ही डेटा पड़ा हुआ है, मे बी जो बचे हुए जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, राइट, 10,000 माइनस 8192 जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। वाई 10,000? क्योंकि भाई मैंने तो 10,000 रिकॉर्ड्स को ही इंसर्ट करा था ना अपने क्वेरी में। ठीक है, तो अल्टीमेटली बाय यूजिंग ऑफ 2 ग्रैनुअल्स वी विल एबल टू कीप ऑल ऑफ अवर 10,000 रिकॉर्ड्स। ठीक है, कहने का मतलब ये दो चैप्टर्स बनेंगे, ग्रैनुअल 0 जिसमें आपका रो 0 से लेकर के 8191, बिकॉज 0 से स्टार्ट करा है तो 8191 होगा, दैट मींस 8192 रिकॉर्ड्स या रो इस ग्रैनुअल 0 में रहेंगे, और ग्रैनुअल 1 इज नथिंग बट 8192 से लेकर के 9999 जितने भी आपके कुछ इतने रिकॉर्ड्स आएंगे वो आपके ग्रैनुअल में जाएंगे। दैट मींस कि जो आपका ग्रैनुअल 1 है वो पार्शियल है, इसका मतलब ग्रैनुअल में आप और रिकॉर्ड्स को रख सकते हो। अब इस बारी तो आपने 10,000 रिकॉर्ड्स ही सेंड करे, दैट मींस कि आपका ग्रैनुअल 1 पार्शियल है। देन आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यार फिर कैसे, ग्रैनुअल तो पार्शियल है, फिर ग्रैनुअल 1 में कैसे हम डेटा को रखेंगे। सो एग्जैक्टली यही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्लिकहाउस अपना बैकग्राउंड में प्रोसेस रन करता है, विच वी विल एक्सप्लेन इन लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि यार वो बैकग्राउंड में जो मर्ज प्रोसेस जो रन करता है ना, इट विल जस्ट ट्राई टू सेट कि यार एक चैप्टर का जो साइज है, एक ग्रैनुअल का साइज है, वो 8192 ही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सिस्टम में लेट्स सपोज 100 ग्रैनुअल है और 100 ग्रैनुअल में आपके पास कुछ 50 ग्रैनुअल में तो यार पार्शियल डेटा है, नहीं। वो मेक श्योर करेगा कि यार बाकी के अगर 100 ग्रैनुअल है दैट मींस कि 99 ग्रैनुअल में तो आपका डेटा रिकॉर्ड्स होंगे वो 8192 ही होंगे, बाकी लास्ट वाले में माइट बी पॉसिबल कि आपके पास डेटा ही नहीं है, तो ठीक है पार्शियल डेटा हो सकता है। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट राइट। ठीक है, ओके ओके। सो ग्रैनुअल में जब हमने डिवाइड करा ना तो उसका फायदा क्या होगा। तो देखो उसका फायदा ये होता है कि ये एक लॉजिकल सेपरेशन है कि यार अपने डेटा को हमने लॉजिकली स्मॉल स्मॉल चंक्स में, स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब उसका फायदा ये होता है कि जब आप कोई क्वेरी रन करते हो तो क्लिकहाउस आपका डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली कौन सा ग्रैनुअल है जो आपके डेटा को कंटेन करता है, और जो ग्रैनुअल आपके डेटा को कंटेन करेगा दैट मींस वी विल रीड ओनली दोज ग्रैनुअल, और बाकी के जो ग्रैनुअल्स होंगे हम उसको स्किप कर देंगे। और दैट इज द की पॉइंट यार, इसी की वजह से जो आपका क्लिकहाउस है ना दैट इज वेरी फास्ट। ठीक है, बिकॉज वो सारे के सारे अदर्स जो ग्रैनुअल्स है ना उसको स्किप कर देता है। अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, लेट्स सपोज अगर आपके सिस्टम में 1 मिलियन ग्रैनुअल्स हैं और आपके क्वेरी को रीड कर, आपके क्वेरी को कैटर करने के लिए अराउंड 10 ग्रैनुअल्स की जरूरत पड़ रही है, दैट मींस यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि 99.999% आप डेटा को तो स्किप ही कर दे रहे हो। अब जब आप इतने ज्यादा डेटा को स्किप कर दोगे रीड करने के टाइम पे, तो आपका भाई रीड का तो परफॉर्मेंस तो अच्छा ही आएगा ना, ये तो बहुत ही जेन्युइन सी बात है, राइट। तो अब मैं ग्रैनुअल पे ज्यादा नहीं आता हूं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समराइज करूंगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज पार्ट एंड फाइल ऑन डिस्क। अब यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि यार डेटा हमारा फाइल डिस्क के अंदर में ना एग्जैक्टली कैसे स्टोर होता है, बट उसके पहले व्हाट इज पार्ट। तो देखो यार, जब भी आप इंसर्ट क्वेरी चलाते हो, एवरी इंसर्ट क्वेरी क्रिएट्स अ पार्ट ऑन डिस्क। अब इसको थोड़ा और समझते हैं यार। जैसे लेट सपोज सबसे पहले तो जब आपने टेबल क्रिएट करा था तो आपने एक चीज बोला था कि यार इवेंट टाइम के बेसिस पे मैं पार्टीशन बनाऊंगा। पार्टीशन मतलब बेसिकली एग्जैक्टली फोल्डर बनेगा। सो आपने बोला था कि यार जो भी आपका इवेंट टाइम होगा उसका यूज करके मैं मंथ में कन्वर्ट करके पार्टीशन बनाऊंगा। तो देख लेट सपोज मार्च का आपका जो है 03 का एक फोल्डर बन गया, 04 का एक फोल्डर बन गया,
05 का एक फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर में डेटा आएगा, मार्च के टाइम पे जो आपका डेटा आ रहा होगा वो मार्च वाले फोल्डर में जाएगा, अप्रैल वाले में अप्रैल वाले फोल्डर में जाएगा, मई वाले में मई वाले में जाएगा। ठीक है, अब हम एक किसी पर्टिकुलर फोल्डर की बात करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज ये आपका 202403 ये मार्च का एक फोल्डर बन गया। अब मार्च में ऐसा हो सकता है कि आप यार फर्स्ट मार्च को 10,000 रिकॉर्ड्स को आपने इंसर्ट करा, 10,000 रिकॉर्ड्स। सेकेंड मार्च को आपने कुछ अगेन 5,000 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करे। थर्ड मार्च को आपने या 13 मार्च को आपने लेट सपोज 15,000 फिर से रिकॉर्ड्स इंसर्ट करे, ऐसा कुछ करा आपने। ठीक है, तो देखो जब भी आप एक बार इंसर्ट चलाते हो तो एक्चुअली आपका एक पार्टीशन बनता है। पार्टीशन बोले तो आपका पार्टीशन ऐसे दिखता है, एक पार्ट बनता है, नॉट पार्टीशन एक्चुअली। एक पार्टीशन के अंदर में एक पार्ट्स बनता है। पार्ट इज अ यू कैन कंसीडर एज अ टेम्पररी फोल्डर एक बनता है बेसिकली। तो लेट सपोज एक आपने इस फोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर बना दिया 20240301, और ये आपका 1 1 0। ये 1 1 0 जो लास्ट में है ना, ये बेसिकली इसका कुछ मतलब होता है। एक बार आप ऑफलाइन पढ़ना इसके बारे में, एक सेकंड यार। हाँ, तो ये कुछ बताता है, मिन मैक्स कुछ बताता है। जीरो का मतलब बेसिकली अभी मर्ज नहीं हुआ है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा इस पे डीप जाने का भी कोई मतलब नहीं है। बट यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट। यहाँ पे 1 1 0 का मतलब कुछ होता है बेसिकली। जीरो का मतलब कि उसने जो आपका क्लिक हाउस है उसने मर्ज प्रोसेस रन नहीं कराया है, दैट मीन्स उसको मर्ज करना अभी बचा हुआ है। ठीक है, ओके, ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको। तो लेट सपोज आपने 10,000 जो रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट करे थे उसमें आपने एक पार्टीशन बना दिया, इस टाइप का आपने पार्टीशन बना दिया। अब इस पार्टीशन के अंदर में बेसिकली डेटा आपका रहता है। अब आपको पता है कि जो क्लिक हाउस है दैट इज अ कॉलमनर डेटाबेस। कॉलमनर डेटाबेस का मतलब जितने भी आपके कॉलम्स होंगे उसका डेटा एक साथ रहेगा। तो जो डॉट बिन फाइल होती है, अब आपका डेटा जो होता है ना वो एक्जैक्टली कुछ इस टाइप का, डेटा प्लस मेटा डेटा, दोनों की बात कर रहा हूं मैं भाई। डेटा प्लस मेटा डेटा, डेटा इज वेयर योर एक्चुअल डेटा विल स्टोर। मेटा डेटा इज समथिंग जहां पे यू आर कीपिंग लाइक अ डेटा अबाउट मेटा डेटा अबाउट डेटा, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है, सो जितने भी डॉट बिन करके फोल्डर फाइल बने हुए हैं उसमें एक्चुअल में आपका डेटा स्टोर होता है। दैट मीन्स कि जब आपने क्रिएट टेबल कमांड चलाया था उसमें आपके पास 4 कॉलम्स थे, तो इसका मतलब 4 डॉट बिन करके फाइल बन जाएगी, जैसे इवेंट टाइम डॉट बिन जिसमें आपका इवेंट टाइप डेटा रहेगा। सिमिलरली पब्लिशर डॉट बिन पब्लिशर वाला डेटा रहेगा, कंट्री डॉट बिन कंट्री वाला डेटा रहेगा, और रेवेन्यू डॉट बिन रेवेन्यू वाला डेटा रहेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार इसमें जो आपका डेटा होगा वो तो एक साथ होगा, करेक्ट। बट ऐसा समझो आप, हमने डेटा ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया है, सॉर्ट करने के बाद हम बेसिकली रख रहे हैं राइट। तो यहाँ पे जो सॉर्टेड इवेंट इवेंट टाइम जो 1 होगा फॉर एग्जांपल, उसी का यहाँ पे पब्लिशर नेम यहाँ पे स्टोर होगा, उसी का वहां पे कंट्री यहाँ पे स्टोर होगा। दैट मीन सॉर्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग डेटा कॉलम वाइज स्टोर कर रहे हैं। आई थिंक ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। डॉट बिन के अंदर में आप बेसिकली एक्जैक्टली डेटा स्टोर करते हो। तो थोड़ा एक बार नीचे समझते हैं। ओके, so dot bin file, this is where your actual data lives. Each column has its own bin file. The data is stored compressed granular by granular. ठीक है, ग्रेनुअल का मतलब आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर मैं रेवेन्यू कॉलम को देखूं राइट, तो रेवेन्यू डॉट बिन के अंदर में आपका 2 ब्लॉक्स बना, 2 ब्लॉक्स बोले तो 2 ग्रेनुअल बना राइट। ये हो गया जी ग्रेनुअल 0 और ये हो गया जी1। जी0 में आपका टोटल 0 से लेकर के 8192 इतने रिकॉर्ड्स होंगे, नॉट एक्जैक्टली 8192, 8191 बेसिकली। ठीक है, बिकॉज हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, नाउ ग्रेनुलर 1 में बाकी के रिमेनिंग आपके डेटा इतने रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका डेटा एक्जैक्टली स्टोर होता है। नाउ हमने बिन फाइल वाला तो एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो हर एक बिन फाइल के अलावा हमारे पास डॉट MRK3 फाइल मतलब डॉट मार्क फाइल भी स्टोर है। अब डॉट मार्क फाइल एक्जैक्टली क्या है, तो देखो यार, अब आपको पता है कि हर एक जो फाइल है डॉट बिन फाइल, इसका मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू रखती है और वो कंप्रेस्ड है। इसका मतलब अगर इवेंट टाइम वर्सेस पब्लिशर, पब्लिशर आपका स्ट्रिंग है, एट द सेम टाइम कंट्री आपका मे बी 0123 के फॉर्मेट में भी आप डेटा रख सकते हो। तो इसका जो डेटा जो होगा ना कंट्री डॉट बिन का, उसका ऑफसेट, ऑफसेट मतलब बेसिकली क्या होगा, लेट सपोज एक ये फाइल है, तो ये 0 ऑफसेट से स्टार्ट हो रहा है और आपका डेटा स्टोर होते 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 फॉर एग्जाम्पल कुछ 200 ऑफसेट तक जा रहा है राइट। और 200 ऑफसेट में ही आपने पूरा का पूरा डेटा रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मे बी आपने 81 जो ग्रेनुलर 0 था उसका डेटा विद इन 200 ऑफसेट के अंदर में आपने कंट्री वाले डॉट बिन फाइल में रख दिया, बट एट द सेम टाइम पब्लिशर वाले में आपको चूंकि स्ट्रिंग है तो मे बी आपको 0 से लगा करके कुछ लेट सपोज 4000 तक ऑफसेट तक डेटा रखने की जरूरत पड़ रही है। आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम एग्जांपल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका ऑफसेट हर एक फाइल का डिफरेंट हो सकता है। हर एक फाइल का ऑफसेट डिफरेंट हो सकता है, तो ये जो मार्क फाइल है ना, दैट इज एग्जैक्टली अ जीपीएस फाइल। अब मैं थोड़ा नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। So the mark file, right? This .mrk3 file is nothing but this is the GPS। यार ये पता नहीं क्यों ऐसे दिख रहा है, एक सेकंड यार।
ओके, दिस इज समथिंग इज जीपीएस फाइल। ठीक है, जीपीएस फाइल फॉर डॉट बिन फाइल, मतलब बिकॉज डॉट बिन फाइल में तो एग्जैक्टली आपका डेटा स्टोर है, राइट। डॉट एमआरके3 फाइल में, मार्क फाइल में आपका ये होता है कि यार ग्रैनुअल जीरो जो है ना, किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू डॉट बिन है, तो रेवेन्यू डॉट बिन के का जो सपोर्टिंग एक आपका फाइल है रेवेन्यू डॉट एमआरके3 वाला फाइल, उसके अंदर में होगा कि यार जो ग्रैनुअल जीरो है रेवेन्यू के बेस, रेवेन्यू के लिए उसका ऑफसेट क्या है, व्हाट इज द स्टार्टिंग ऑफसेट, सो आप बोलोगे जीरो है। बट एट द सेम टाइम जो जीवन है उसका स्टार्टिंग ऑफसेट क्या है, रेवेन्यू का मे भी कुछ लेट सपोज 400 है। बट लेट सपोज अगर आपका पब्लिशर है, पब्लिशर डॉट बिन फाइल, इसके अंदर में जो भी आपका मल्टीपल ग्रेनुअल है G0 G1, उसका जो पब्लिशर का जो मार्क फाइल होगा ना, उसमें ऐसा होगा कि G0 तो ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम G1 जो है ना वो मे बी 400 नहीं होगा, क्योंकि पब्लिशर स्ट्रिंग टाइप का है, रेवेन्यू आपका फॉर एग्जाम्पल इंटीजर टाइप का है, तो वो भाई डेटा डेस्क में तो अलग अलग साइज का रखेगा ना। तो G1 यहाँ पे मे बी इसका जो ऑफसेट होगा वो कुछ लेट सपोज 2000 है फॉर एग्जाम्पल। तो अल्टीमेटली जो मार्क फाइल होता है ना, दिस इज अ जीपीएस फाइल फॉर योर बिन फाइल, और यहाँ पे एग्जैक्टली पता लगता है हमें कि यार ग्रेनुअल 1 या ग्रेनुअल 0 का जो ऑफसेट है वो क्या है। ठीक है, सो विदाउट मार्क फाइल टू रीड ग्रेनुअल 1 यू मस्ट रीड द एंटायर बिन फाइल। डेफिनेटली अगर तुमको ऑफसेट नहीं पता रहेगा तो तुम डायरेक्ट लुकअप कैसे मारोगे, तुमको तो पूरा का पूरा बिन फाइल को स्कैन करना पड़ेगा ना वन बाई वन, देन यू विल गेट टू नो कि यार ये ग्रेनुअल 0 है या ये ग्रेनुअल 1 का स्टार्टिंग पॉइंट्स है। ठीक है, सो उसकी वजह से बहुत स्लो हो जाएगा अगर तुम मार्क फाइल ही रखोगे। तो क्लिक हाउस क्या करता है, ये मार्क फाइल रखता है to make sure your read will be fast। ठीक है, ओके, आई थिंक ये पूरा का पूरा वही एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे इवेंट टाइम के लिए मे बी ग्रेनुअल 0 का जो ऑफसेट है वो कुछ 0 है, फॉर एग्जांपल ग्रेनुअल 1 का ऑफसेट 800 है, बट एट द सेम टाइम रेवेन्यू का कुछ अलग होगा, बिकॉज इवेंट टाइम आपका कुछ अलग डेटा रखता है, रेवेन्यू आपका कुछ अलग डेटा रखता है, स्ट्रिंग है, डेट है वर्सेस स्ट्रिंग इंटीजर है, उसके बेसिस पे ऑफसेट आपका चेंज होता रहेगा। आई थिंक मेक सेंस। ठीक है, नाउ दिस इज नोटिस है भाई, मतलब डेफिनेटली हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, नोटिस को तो हमेशा ध्यान से ही देखते हैं। Okay, so different column have different byte offsets because different data types, definitely, and different data types की वजह से आपका जो compression होगा वो भी अलग टाइप का होगा, उसकी वजह से साइज भी आपकी अलग होगी। Each column has its own GPS file, which we are calling as a .mrk3 file। ठीक है, so आपको मैंने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, हर एक पार्ट्स के अंदर में बिन फाइल के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नाउ रिस्पेक्टिव mrk3 फाइल के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ let me explain this two more important, primary.index versus min max event time.idx। उसके अलावा और भी चेकसम वगैरह, इस पे मैं इतना डीप नहीं जाता हूँ, बट मेजरली जो आपके काम की चीजें हैं वो यही हैं। अब हम थोड़ा बाकी के दो फाइल primary.idx, min max event time.idx इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सो ठीक है, अब हम बात करते हैं द प्राइमरी इंडेक्स फाइल। दिस इज द ब्रेन ऑफ क्लिकहाउस रेट्स। एग्जैक्टली, जो प्राइमरी डॉट इंडेक्स फाइल होती है, अगर आपने देखा हो तो एक पार्ट्स के अंदर में एक ही प्राइमरी डॉट आईडीएक्स फाइल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये इंडेक्स फाइल नाम से समझ में आ रहा है, दैट मींस कि हर एक चैप्टर का यहाँ पे ना कुछ इंडेक्स मेंटेन हो रहा होगा। सो फॉर एवरी ग्रेनुअल क्लिकहाउस रिकॉर्ड्स द फर्स्ट रो ऑर्डर बाय की वैल्यू। सो एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि डेफिनेटली यार ये इंडेक्स है, राइट, इंडेक्स है मतलब आप पूरा का पूरा हर एक पेज को तो स्टोर करोगे नहीं, आप बेसिकली हर एक पेज का नेम स्टोर करोगे और उसका चैप्टर, उसका पेज नंबर स्टोर करोगे, जैसे आप नॉर्मल आप किसी भी बुक के इंडेक्सेस में मेंटेन करते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि हर एक ग्रेनुअल, ग्रेनुअल की साइज कितनी थी 8192, सो हर एक ग्रेनुअल का फर्स्ट रिकॉर्ड हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि लेट सपोज अगर आपके सिस्टम में दो ग्रेनुअल थे, दैट मींस ग्रेनुअल 0 का ये रिकॉर्ड्स है, ग्रेनुअल 1 का ये रिकॉर्ड्स है, मतलब आपने क्या रखा, इवेंट टाइम वर्सेस पब्लिशर नेम। अब इवेंट टाइम वर्सेस पब्लिशर नेम क्यों रखा है, क्योंकि भाई आपका डेटा जो सॉर्टेड है ना वो तो इवेंट टाइम और पब्लिशर नेम के ही तो बेसिस पे है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया। अब देखो ये फायदा कैसे करेगा, लेट सपोज अगर आपके पास में कोई कोई क्वेरी आई यार कि यार मुझे ना ये डेटा रीड करना है, तो आपको पता है कि यार मैंने इवेंट टाइम और पब्लिशर नेम के बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्टेड करा हुआ है, इससे एग्जैक्टली आप बाइनरी सर्च लगा करके आपको पता चल सकता है कि यार मेरा डेटा इज प्रेजेंट इन विच ग्रेनुअल। अब आपको पता लग गया कि मेरा डेटा जो है ग्रेनुअल 1 पे प्रेजेंट है, दैट मींस कि नाउ यू नीड टू जस्ट रीड ओनली ग्रेनुअल 1, बाकी के ग्रेनुअल को तो आपको रीड भी नहीं करना है। अब जो ग्रेनुअल 1 आपको रीड करना है, अब फिर क्या करोगे, लेट सपोज आपको केवल रेवेन्यू वाला फाइल का ग्रेनुअल 1 रीड करना है, क्योंकि आप यू आर मोर इंटरेस्टेड इन द रेवेन्यू वाले पोर्शन में, देन डेफिनेटली आप बाकी के बिन फाइल को क्यों रीड करोगे, आप रेवेन्यू डॉट बिन फाइल को रीड करोगे, क्योंकि यही तो आपका कॉलमनार डेटाबेस का खूबसूरती है, राइट, कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आप उसी को रीड करोगे। नो, रेवेन्यू डॉट बिन फाइल के अंदर में आपको ग्रेनुअल 1 रीड करना है, अब वो किस ऑफसेट में मिलेगा उसके लिए आप ऑलरेडी मार्क फाइल करके स्टोर कर लिया है, राइट। मार्क फाइल का यूज करके आप एक्जैक्टली ऑफसेट निकालोगे कि यार रेवेन्यू डॉट बिन फाइल के अंदर में किस ऑफसेट पे ग्रेनुअल 1 आपका रखा हुआ है, उसी फाइल को डायरेक्टली आप रीड करके अगर जो भी फिल्टर वगैरह लगाना हो, जो भी करना हो आप करके आप डेटा को रिटर्न कर दोगे। समझ रहे हो आप, आपका डेटा कितना फास्ट प्रोसेस हो रहा है। ठीक है,
सो आई थिंक मेक सेंस। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये थी कि आपने 10,000 रिकॉर्ड्स जो स्टोर करे हैं ना सिस्टम में, उसके लिए हमारे इंडेक्स में केवल और केवल 2 एंट्री ही बनी है। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो आपकी इंडेक्स वाली जो फाइल है ना .idx, उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी भाई। आप बिलियन ऑफ रो अगर आप इंसर्ट करते हो अपने डेटाबेस के अंदर में, तो उसके लिए कितने ग्रेनुअल्स होंगे आप इजिली काउंट कर सकते हो ना। 1 बिलियन डिवाइड बाई 8192 आपको नंबर ऑफ ग्रेनुअल मिल जाएंगे। अब उतने रिकॉर्ड्स अगर आपको एक आईडीएक्स फाइल में मेंटेन करने होंगे, अगर करनी होगी, तो उस इंडेक्स फाइल की साइज कितनी होगी? इट विल बी अराउंड 100 बाइट्स और समथिंग लाइक दैट। तो इतना कम फाइल तो आप मेमोरी में भी रख सकते हो। दैट मीन्स कि मेमोरी में आपका जो प्रोसेसिंग होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज यार, अल्टीमेटली जो क्रक्स है ना वो ये है कि यार चैप्टर का साइज बड़ा रखोगे तो इंडेक्स वाला जो फाइल है ना उसकी साइज छोटी होगी। वेरी सिंपल। तो यार नाउ व्हेन अ क्वेरी कम्स, ClickHouse binary search primary.index finds which granular to read, then use mark file to find the byte offset, reads only those granular from respective bin file. आई थिंक ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। ओके, सो ये तो हम और डीप लेवल पे जाएंगे जब हम ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली रीड मैकेनिज्म कैसा होता है। ठीक है, सो हमने इंडेक्स फाइल देख ली। अब हम लास्ट फाइल देखते हैं विच इज min max index. सो दिस इज वन मोर फाइल विच आई वांट टू शो यू। अब एग्जैक्टली min max index जो आपका होता है उसमें क्या होता है? सो min max event time dot idx में आपका ये होता है कि यार मिनिमम वैल्यू इवेंट टाइम की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इवेंट टाइम की क्या है। ठीक है, so this is even simpler than primary index. It stores just two value. What is the minimum event time in this part? What is the maximum event time in this part? मतलब उसका फायदा क्या होगा? जैसे आपने लेट सपोज 10,000 रिकॉर्ड्स को एक बार में इंसर्ट करा था। मैंने क्या बोला कि जितनी बार भी आप इंसर्ट क्वेरी चलाते हो उतनी बार आपका पार्टीशन बनता है। दैट मीन्स कि लेट सपोज आप मार्च फोल्डर की बात करते हैं। ठीक है, मार्च फोल्डर की बात करते हैं। दिस इज द मार्च पार्टीशन। अब मार्च पार्टीशन के अंदर में लेट सपोज आपने एक बार 10,000 रिकॉर्ड्स ऐड करे, दैट मीन्स की पार्ट 0 बना और इसके अंदर में 10,000 रिकॉर्ड्स लेट सपोज G0 G1 में स्टोर हुआ। सिमिलरली आप नेक्स्ट डे एक और आपने इंसर्ट क्वेरी चलाई तो आपका नेक्स्ट एक और आपका पार्ट बना P1। इसके अंदर लेट सपोज आपने कुछ यहाँ पे लेट सपोज 10 की रिकॉर्ड्स था, यहाँ पे कुछ लेट सपोज 18 की रिकॉर्ड्स है। दैट मीन्स कि आपके G0 G1 और G2 मतलब एक बार आप डिवाइड कर लेना 18 के डिवाइड बाई 8192 कितना आता है, उसके बेसिस पे आई एम जस्ट कंसीडरिंग कि लेट सपोज 3 आपके ग्रेनुलर बने। ठीक है, सो जब आप रीड कर रहे होगे ना तो यार ये जो पार्टीशन है, ठीक है, अब इसके बेसिस पे जब आप क्वेरी कर रहे हो कि यार मुझे मार्च का डेटा चाहिए, तो भाई आप अप्रैल वाला पार्टीशन फोल्डर के अंदर में क्यों डेटा रीड करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। तो ये जो पार्टीशन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका मंथ वाइज बेसिकली आपका पार्टीशन वाइज बेसिकली डेटा वो कर देता है, स्किप कर देता है मेजर ऑफ द डेटा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर मार्च के अंदर में जो छोटे छोटे आपके पार्ट्स बने हैं, जो मे भी कल को जाकर के जब आपका मर्ज प्रोसेस रन करेगा, बैकग्राउंड वाला प्रोसेस जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो मे भी इसको मर्ज करके एक ही पार्टीशन बना दे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अभी तो आपके पास मल्टीपल पार्ट्स है, राइट? अब मल्टीपल पार्ट्स है, दैट मीन्स कि मार्च का अगर आपको क्वेरी कुछ रन करा रहे हो तो मे बी आपका डेटा यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, बट किसमें होगा? तो वो क्विकली परफॉर्म करने के लिए आपका ये जो min max फाइल है ना वो हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ क्वेरी रन करा रहे हो जिसमें आप बोल रहे हो कि यार लेट सपोज आप इवेंट टाइम आपको चाहिए विच इज हैविंग 10th मार्च, और आपको पता है कि जो P0 है ना इसके अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम आपका 1 मार्च है, मैक्सिमम आपका 8 मार्च है। दैट मीन्स कि P0 तो आपको स्किप ही कर देना है, आपको डायरेक्टली चलना है P1 पे। P1 का जो min max index इवेंट टाइम डॉट बिन फाइल या IDX फाइल है ना, उसको चेक करना है कि क्या मेरा डेटा इसमें फॉल कर रहा है। अगर इसमें फॉल कर रहा है दैट मीन्स कि अब मैं इसी की ही फाइल रीड करूंगा, इसी का ही डॉट इंडेक्स फाइल या रिस्पेक्टिव बिन फाइल या जो मार्क फाइल है वो पढ़ूंगा। बाकी का मैं पार्टीशन पार्ट्स का क्यों पढ़ूंगा? यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो जो ये min max event time dot idx फाइल होती है, दैट इज मोर यूजफुल टू स्किप द पार्ट्स। आई थिंक ये क्लियर है। ओके, अब हम थोड़ा सा एक बार अपने पीपीटी पे चलते हैं। ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, राइट? देखो लेवल 1 पार्टीशन प्रूनिंग, ये क्या करता है जब आप रीड करने जाते हो ना तो ये स्किप कर देता है कि यार एंटायर मंथ का ही या बेसिकली एक पार्टीशन को स्किप कर देता है बेस्ड ऑन कि आप किस मंथ का डेटा कर रहे हो, जो भी आपने पार्टीशन लॉजिक चूज करा हो। इसके बाद नेक्स्ट लेवल का जो आपका प्रूनिंग होता है दैट इज बेस्ड ऑन द min max। ये एग्जैक्टली जो min max प्रूनिंग आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट विल स्किप्स पार्ट्स कि यार इस पार्ट में मेरा डेटा नहीं मिलेगा, मुझे नेक्स्ट पार्ट में मुझे डेटा मिल सकता है। किस पार्ट में एग्जैक्टली मेरा डेटा होगा वो आपका हेल्प करता है min max प्रूनिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब आप लेट्स सपोज फाइंड आउट आपने कर भी लिया कि यार मेरा जो है ना वो P0 पार्ट्स के अंदर में डेटा अवेलेबल है। कैसे पता किया? min max प्रूनिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके। नाउ फिर आपका पिक्चर में आता है कि यार इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट कि यार जो प्राइमरी इंडेक्स फाइल है उससे आप ग्रेनुअल निकालोगे, फिर उससे उसका यूज करके आप जो भी मार्क फाइल है उससे आप एग्जैक्टली ऑफसेट निकालोगे, फिर ऑफसेट निकालने के बाद में आप बेसिकली डेटा डायरेक्टली डॉट बिन फाइल को रीड करोगे।
और डेटा रीड करके आप रिटर्न कर दोगे। आई थिंक बहुत ही क्लियर हो गया, राइट? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, विच इज द बैकग्राउंड मर्ज प्रोसेस। सो फ्रेंड्स देखो, बैकग्राउंड मर्ज प्रोसेस बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सो यार, तो मल्टीपल इंसर्ट आप करते हो, राइट? सो आपके मल्टीपल पार्ट्स बनते हैं एक पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर में, और जब मल्टीपल पार्टीशन पार्ट्स बनेंगे, इसका मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका जो रीड वाला पार्ट है ना, वो बहुत स्लो हो जाएगा। दैट्स द प्लेस वेयर मर्ज ट्री कम इनटू द पिक्चर, जहां पे क्लिक हाउस बोलता है कि यार, जब आप क्रिएट टेबल कमांड चलाते हो, बेसिकली जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आप इंजन इक्वल टू मर्ज ट्री देते हो, राइट? तो एग्जैक्टली ये मर्ज ट्री का मतलब वही होता है। वो बैकग्राउंड में क्लिक हाउस दे आर रनिंग अ प्रोसेस विच मेक श्योर कि यार जो आपके पार्ट्स छोटे छोटे हैं ना, उसको मर्ज करके एक बड़े पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाए, ताकि नंबर ऑफ पार्ट्स आपके कम हो, ताकि आपकी रीड वाला जो फ्लो है ना, वो आपका फास्ट हो सके। अब देखो, ये बैकग्राउंड में जो मर्ज प्रोसेस चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेसिस पे चलता होगा। फॉर एग्जांपल एवरी 8 मिनट्स, एवरी एक्स मिनट, फॉर एग्जांपल वो आपको एग्जैक्टली गूगल करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। सो फॉर एग्जांपल पहला क्या होता है कि सबसे पहले ये पार्ट्स को सेलेक्ट करता है कि कौन कौन से पार्ट्स को उसको मर्ज करना है। नाउ लेट्स सपोज अगर उसने सारे पार्ट्स को सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद वो क्या करता है, सारे पार्ट्स को मर्ज सॉर्ट लगा करके उस पर उसको मर्ज करता है, और फिर एक नया पार्टीशन बनाता है, एक न्यू पार्ट बनाता है। और जो न्यू पार्ट बनाता है ना, उसमें आप देखोगे तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, उसका जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो उस हिसाब से होता है। न्यू पार्ट जो बनाता है, उसके बाद आप बोलोगे जैसे ही न्यू पार्ट बनाया मतलब डेटा तो डुप्लीकेट हो गया, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। आपका डेटा डुप्लीकेट लग रहा है, बट एट द सेम टाइम जैसे वो न्यू पार्ट बनाता है ना, तो वो एटॉमिक स्विच करता है, विच इज कि यार न्यू पार्ट जो उसने बनाया है उसको वो एक्टिव मार्क कर देगा, और जो ओल्ड पार्ट्स था उसको आउटडेटेड कर देता है। और ये ऐसा नहीं कि कुछ लॉक वगैरह लगा के करता है, दे आर यूजिंग सम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, एमबीसीसी समथिंग, कुछ तो कॉन्सेप्ट है इनका, नेक्स्ट वाले उसमें होगा, हाँ। दे आर यूजिंग एमबीसीसी स्टाइल रेफरेंस काउंटिंग। तो एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा ये कॉन्सेप्ट को जब मैं रीड फ्लो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि यार, जीरो डाउन टाइम का यूज करके वो ओल्ड पार्ट को आउटडेटेड कर देते हैं और न्यू पार्ट को एक्टिव कर देते हैं। दैट मीन्स कि गोइंग फॉरवर्ड जो भी आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दैट विल परफॉर्म ऑन द न्यू पार्ट, नॉट ऑन द ओल्ड पार्ट। और अभी चूंकि सिस्टम में आपके ओल्ड पार्ट पड़े हुए हैं, दैट मीन्स डेटा डुप्लीकेट है, तो उसको आपका एक डिलीट प्रोसेस चलता है, डिलीट ओल्ड पार्ट्स करके प्रोसेस चलता है, जो आपका एवरी 8 मिनट के बाद में अगर वो चेक करता है कि अगर कोई ऐसा क्वेरी नहीं है जो ऑलरेडी हमारा ओल्ड पार्ट का यूज कर रहा है, दैट मीन्स कोई रेफरेंस नहीं है हमारा, कोई भी क्वेरी इज नॉट हैविंग एनी रेफरेंस टू द ओल्ड पार्ट, देन इट विल जस्ट क्लीन द ओल्ड पार्ट, वो ओल्ड पार्ट को ही डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज द प्रोसेस विच क्लिक हाउस दे आर रनिंग टू मर्ज द स्मॉल पार्ट्स इनटू द बिगर पार्ट्स। ठीक है, क्लियर है? अब एक बार थोड़ा इसको एग्जांपल से, ठीक है, तो उसको एक बार थोड़ा एग्जांपल से इसको समझ भी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने 5 टाइम इंसर्ट करा। अब 5 टाइम इंसर्ट अगर हम करेंगे, राइट, तो लेट सपोज ये एक पार्टीशन था, पार्टीशन के अंदर में लेट सपोज 5 आपके पार्ट्स बन गए। इसमें 6000 रोज हैं, इसमें 2000 है, 194 है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक जी0 होगा, यहाँ पे जी0 होगा, यहाँ पे जी0 होगा, ग्रेनुअल होगा, यहाँ पे आपके 2 जी0 और जी1 ग्रेनुअल होगा। दैट मीन्स कि जितने भी ग्रेनुअल है ना, सब में पार्टीशन आपके पार्शियल डेटा है। दैट मीन्स कि यार ये डेफिनेटली आपका रीड वाला जो फ्लो है उसको तो हिट करेगा ना। तो क्लिक हाउस क्या करेगा, या बैकग्राउंड में मर्ज प्रोसेस रन कराएगा और बड़े पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ताकि आपका जो ग्रेनुअल बन रहा है ना जी0, उस जी0 में पूरा का पूरा 8192 रिकॉर्ड्स ही हो, जी1 जो बन रहा है उसमें 8192 रिकॉर्ड्स ही हो, लास्ट वाला ही केवल पार्शियल हो। ठीक है, तो इसके लिए इसने बैकग्राउंड में मर्ज प्रोसेस रन कराया, और मर्ज प्रोसेस कराने के बाद में जो न्यू पार्टीशन बनाएगा उसका कुछ नेमिंग इन्होंने ऐसा रखा। ये तो क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो 151 वन मतलब बेसिकली 1 से लेके 5 जो आपके पार्ट्स है उसको इसने मर्ज किया है। और यहाँ पे जो 1 है ना, इसका मतलब है कि यार ये मर्ज वाला पार्टीशन है, मर्ज वाला पार्ट्स है, नॉट पार्टीशन। और जो बाय डिफॉल्ट जो पार्ट्स बनते हैं ना, उसमें आप देखोगे तो ये लास्ट में 0 होता है, दैट मीन्स नॉट मर्ज्ड। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। आई थिंक ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंकरेंट। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ठीक है यार, लेट सपोज जब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, एटॉमिक स्विच, जब आपका न्यू पार्ट एक्टिव हो रहा था, ओल्ड पार्ट्स आउटडेटेड हो रहा था, उस टाइम पे कोई कंकरेंट क्वेरी अगर हमने रीड कराई तो उसकी वजह से हमें फॉल्स स्केल डेटा या डुप्लीकेट डेटा तो नहीं मिलेगा। तो एक बार उसको देखते हैं। सो लेट सपोज आपने एक क्वेरी रन कराई जो कि आपका 1 2 3 पार्ट्स से डेटा डेटा बेसिकली रीड करता है, राइट? अब आपने क्या किया, आपका यार लेट सपोज टी इक्वल टू 100 ms पे कुछ बैकग्राउंड मर्ज प्रोसेस आपका चला, और उसने देखा कि यार 1 2 3 पार्ट्स है, इसको मर्ज करना है, और ये मर्ज करके एक न्यू पार्ट बना दिया, उसको एक्टिव मार्क कर दिया, और ओल्ड वाले को इसने आउटडेटेड मार्क कर दिया। दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन होगा कि यार यार मैंने अब मेरा डेटा कहाँ से एक्चुअली सर्व होगा, ओल्ड वाले से सर्व होगा या न्यू वाले से सर्व होगा, राइट? तो एक्चुअल में लेट्स सपोज इक्वल टू 400 ms पे आपका ये स्विच तो हो गया, न्यू पार्टीशन आपका जो न्यू पार्ट बना वो एक्टिव हो गया, ओल्ड पार्ट आपका आउटडेटेड हो गया। बट जो आपने क्वेरी रन कराई थी ना, वो अभी भी दे आर हैविंग द रेफरेंस ऑफ ओल्डर पार्ट बेसिकली। और अगर आप सिस्टम में देखोगे तो अपने सिस्टम में ओल्डर पार्ट अभी डिलीट नहीं हुआ है, वो डिलीट होगा, कब होगा? नेक्स्ट 8 मिनट में होगा। ठीक है,
बट जब नेक्स्ट 8 मिनट में आपका डिलीशन ऑफ ओल्डर पार्ट्स वाला प्रोसेस चल रहा होगा ना, तो अगेन वो कैसे डिलीट करता है, ऐसे ब्लाइंडली नहीं डिलीट करता है, वो चेक करता है कि कोई कोई ऐसा क्वेरी तो नहीं है विच इज कंटेनिंग द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ओल्डर पार्ट्स। अगर ऐसा है देन इट विल नॉट डिलीट, इट विल डिलीट इन द नेक्स्ट वाला साइकिल में, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं है हमारे पास में विच इज कंटेनिंग द रेफरेंस, देन इट विल जस्ट क्लीन दैट। सो गेटिंग माय पॉइंट, बाय यूजिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दे आर अचीविंग दिस डेटा डुप्लीकेट और स्टेल वाला जो प्रॉब्लम, जो मर्ज प्रोसेस जो रन कर रहा है उसकी वजह से जो एक पॉसिबिलिटी बन रही थी कि डेटा स्टेल ना मिले या बेसिकली डेटा डुप्लीकेट ना हो, वो एक्जैक्टली नहीं होता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एमसीसी स्टाइल रेफरेंस काउंटिंग, ठीक है। ये हम जब रीड फ्लो पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझेंगे। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। नाउ लास्ट पार्ट में, व्हाट इज द बेस्ट राइट प्रैक्टिसेस बेसिकली, ठीक है। जब आप क्लिक हाउस पे कुछ डेटा राइट करते हो तो व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखो सबसे पहला, आप जब भी इंसर्ट क्वेरी चलाओ ना, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स के लिए मत चलाओ कि यार एक रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं, 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं, 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं। नहीं भाई, आप मिनिमल मैक जितना आप बेसिकली बैचेस में ज्यादा नंबर ऑफ रोज को एक बार में इंसर्ट करोगे, दैट मींस कि आपके उतने नंबर ऑफ कम पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब रीड फ्लो आपका फास्ट होगा, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि यार आपका बैकग्राउंड में क्लिक हाउस जो है मर्ज प्रोसेस चला रहा है, बट वो कुछ टाइम पीरियड पे चला रहा है ना, राइट। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप जब इंसर्ट चला रहे हो तो वो आप बैचेस में चलाओ। नाउ नेक्स्ट इज कि जब आपका पार्टीशन है ना, उसके अंदर में अगर आप मोर देन 300 पार्ट्स अगर बना दोगे, तो उसमें आपको फिर एरर वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, टू मेनी पार्ट्स करके। तो वो आप मेक श्योर करो कि यार जो आपका बैच साइज है इंसर्ट का वो थोड़ा ज्यादा रखो। थर्ड इज कि यार ऑर्डर बाई, आप अपने जो भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उसमें ऑर्डर बाई यूज करो। ऑर्डर बाई जो होगा ना, वो बेस्ड ऑन क्या आपकी जो फ्रिक्वेंट क्वेरी है, आप किस एट्रीब्यूट के ऊपर पे आप फिल्टर लगाना चाहते हो, उसके बेसिस पे आप ऑर्डर बाई वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। और मेक श्योर कि यार अराउंड 3 to 4 कॉलम्स के ऊपर आप चाहो तो ऑर्डर बाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज लो कार्डिनलिटी। सो देखो बहुत सारे ऐसे कॉलम्स होते हैं जहां पे आप स्ट्रिंग एज अ कॉलम यूज कर रहे हो और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जो वैल्यू है ना, वो लेस देन 10 के यूनिक वैल्यूज है। तो उस टाइम पे आप लो कार्डिनलिटीज की तरफ जा सकते हो। जैसे ही आप लो कार्डिनलिटीज की तरफ जाते हो, तो बैकग्राउंड में क्लिक हाउस क्या करता है ना, वो उस हिसाब से बेटर कंप्रेशन लॉजिक लगाता है और आपके डेटा को कंप्रेस्ड करके रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री है, राइट। अब कंट्री में आपको पता है यार कितनी कंट्रीज होंगी, फॉर एग्जांपल लेस देन 300 होंगी, तो आप वहां पे लो कार्डिनलिटी यूज कर सकते हो स्ट्रिंग की जगह पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अवॉइड नलेबल। जैसे आप किसी किसी कॉलम्स को नलेबल भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट एक बार जरा सोचो यार, अगर आप नलेबल रखोगे किसी कॉलम को, तो यार वैल्यू चेक करने से पहले वो तो पहले चेक करेगा ना कि दिस कॉलम वैल्यू शुड नॉट बी नल, देन इट विल जस्ट मैच द वैल्यू एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे आपने एक एक्स्ट्रा और चेक लगाया है। अब एक्स्ट्रा चेक लगाया आपने, अब ऐसा तो है नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड पे चल रहा होगा, लेट्स सपोज वो थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स पे चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपका क्या करेगा, अननेसेसरी अगर आप नलेबल वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ना, तो आपका जो रीड फ्लो है उसको हिट करेगा, ठीक है। नाउ राइट कंप्रेशन कोडेक आप यूज कर सकते हो, ताकि आपका जो पूरा का पूरा जो साइज है ना, वो काफी कंप्रेस्ड होकर के रहे। आई थिंक राइट फ्लो में इतना ही रखते हैं, पूरा ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने कवर कर लिया है। अब थोड़ा रीड फ्लो में आपका काफी इजी हो जाएगा। एंड सो यार गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो यार मेरे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ताकि अगर किसी को जरूरत है यार मुझे क्लिक हाउस पढ़ना है, तो एटलीस्ट उस वहां तक वो मेरा वीडियो पहुंच पाए यार। थैंक्स यार।